Evening all. Welcome to Learners Academy. गुड मॉर्निंग। हम्म। तो मीका मुझे बताओ, क्वेश्चन नंबर 12 समझ में आ गया? क्या करना था इसमें? यानी सिक्स की टेबल बोलनी है लगातार 40 बार। 6 1 जा 6, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18। राइट। ऐसा करके 40 बार बोलनी है और इन सब का सम करना है। 15 मल्टीपल्स ऑफ 8 में, जैसे इधर 6 की टेबल बोलनी है उधर 8 की टेबल बोलनी है। 8 2 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ऐसे करते 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 कितने 15 बार बोलनी है। 15 टर्म्स लेने हैं, इन सब का सम करना है। बिल्कुल आएगा। जैसे इसमें पहला नंबर जो 6 से डिविजिबल होगा वो 6 होगा, तो 8 का पहला मल्टीपल 8 ही होगा। मल्टीपल का मतलब ही सिंपल सा मतलब होता है कि जो 8 की टेबल में आए। ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन सेम है, बस लैंग्वेज चेंजेस हैं। डिविजिबल बाय 6 की जगह मल्टीपल वर्ड यूज कर दिया गया है, दोनों सेम है। क्लियर है? अब बस फर्क क्या है, देखो थोड़ा सा फर्क ये है कि अगर यहां पे ये पॉजिटिव इंटीजर ना लगाए, ठीक है, तो डिविजिबल बाय 6 में फिर नेगेटिव नंबर्स भी जाएंगे, जैसे -6, -12, -18, -24 एंड सो ऑन। बट इसने क्या करा, वो नेगेटिव नंबर्स हटाने के, एक्सक्लूड करने के लिए पॉजिटिव वर्ड लगा दिया। समझे? जबकि मल्टीपल वर्ड में ऑलरेडी शामिल है कि पॉजिटिव ही होते हैं, मल्टीपल नेगेटिव नहीं होते। मल्टीपल का सीधा सीधा अर्थ है कि 8 की टेबल बोलनी है। पॉजिटिव इंटीजर्स डिविजिबल बाय 6 का सीधा सीधा अर्थ ये नहीं है कि 6 की टेबल बोलनी है, लेकिन कन्वर्ट किया तो करीब करीब अर्थ वही निकल के आया। लेकिन मल्टीपल का तो सीधा अर्थ क्या है, 8 की टेबल बोलनी है। अब आप यहां पे ये नहीं कर सकते कि सर पॉजिटिव तो लिखा हुआ ही नहीं, आपने नेगेटिव क्यों नहीं लिए? तो मल्टीपल हम नेगेटिव लेते ही नहीं है, वैसे भी पॉजिटिव ही लेते हैं। अब हो जाएगा। और किसी को कोई डाउट? आगे इसमें कैसे हुआ बेटा? ऊपर वाले में कैसे हुआ? उसको नोटबुक को क्या देख रहे हो, इधर बताओ। 6 की टेबल बोल के 6 12 18, इधर देखो स्क्रीन पे, ऐसे करते 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 40 टर्म्स लिए इसमें आपने, और 40 टर्म्स का सम कर दिया ना, S40 निकाल लिया। तो ये का ये काम 8 की टेबल बोलो, 8 1 जा 8 2 जा 16, 8 3 जा 24, ऐसे करते करते 15 टर्म्स लेनी है इसमें। उसमें 40 लेनी थी, इसमें तो उल्टा कम ही लेनी है। और इसका सम निकालो, सम बोले तो S15 निकालो। जब क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है तो ऐसा कैसे हो सकता है कि 12th हो गया और 13th नहीं हुआ? डेटा ही तो डिफरेंट है। 6 की टेबल की जगह 8 की टेबल है, 40 टर्म्स के सम की जगह 15 टर्म्स का सम है। और क्या डिफरेंस है बताओ? बोलो। बोलो बोलो बोलो। उसमें एन क्या था? तो इसमें क्या होगा? मिल गया जवाब। कर दें खत्म, हो जाएगा अभी। ओके। हाँ जी। तो क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ सबसे पहले। कक्षा में बीच बीच में वर्क कैसे छोड़ा हुआ था? हाँ, बोला था मैंने कल की, जब अपने को ऊपर आना है सब बंद करके आना। क्या? अच्छा। अब कौन बंद करके आता है? आएगा, किसी को आती बंद करनी? और पीसी चालू है? चलो रुको फिर, मुझे ही जाना पड़े। नंबर 11 इज, if the sum of the first n terms of an AP is 4n minus n square। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11th और क्वेश्चन नंबर 10th दोनों में सिमेट्री स्टैब्लिश करो और चेक करो ये दोनों क्वेश्चन कैसे एक दूसरे से थोड़ा थोड़ा मैच कर रहे हैं। उसमें nth टर्म का फॉर्मूला बना के दिया उसने, जो कि केवल इसी क्वेश्चन तक रहेगा, आगे नहीं कंटिन्यू होगा। इसमें इसने क्या करा, एसएन का फॉर्मूला बना के दे दिया, जो कि केवल इसी क्वेश्चन तक रहेगा। ऐसा नहीं कि इसको आगे भी हम कंटिन्यू करेंगे, एसएन का यही फॉर्मूला है। समझे? सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स को क्या बोलते हैं? एसएन बोलते हैं। एसएन का फॉर्मूला इसने बना के क्या दे दिया आपको? 4n - n²। अब एसएन के फॉर्मूला से आपको कुछ चीजें निकालनी है, जैसे कि सबसे पहले निकालनी है फर्स्ट टर्म, फिर निकालनी है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। अच्छा, फर्स्ट टर्म को क्या कहेंगे? A1, ये निकालना है। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स को क्या कहेंगे? S2, ये भी निकालना है। सेकंड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म को क्या कहेंगे? A2, ये भी निकालना है। थर्ड टर्म यानी कि A3, ये भी निकालना है। टेंथ टर्म यानी कि A10,
ये भी निकालना है, और लास्ट में nth टर्म यानी कि an, ये भी निकालना है। ये सारी चीजें आपको निकालनी है, और दिया हुआ है केवल और केवल Sn का फॉर्मूला n की फॉर्म में। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया? दिया हुआ क्या है हमको, बोलो। Sn का फॉर्मूला n की फॉर्म में, और निकालनी है बहुत सारी चीजें। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ चीजें डिस्कस करते हैं एक बार इस टॉपिक से साइड में आके। ध्यान से सुनना जो मैंने कहा। देखो, अगर मैंने आपको कहा एफ एक्स इक्वल टू 2x-1 है, और एक फंक्शन ये है एफ एक्स, जैसे पॉलिनोमियल डिनोट कराते हैं अपन पी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स। मान लो ये एक पॉलिनोमियल है, और दूसरा पॉलिनोमियल जी की फॉर्म में है, जी ऑफ एक्स इक्वल टू, लेट से मैंने कह दिया 3x। ओके, अब अगर मैंने यहां पे x की वैल्यू डाली दोनों जगह 1, तो इधर क्या बन जाएगा, एफ ऑफ 1। इधर क्या बन जाएगा, जी ऑफ 1। इधर वैल्यू क्या आएगी, x की जगह 1 पुटअप करेंगे तो 2 × 1 - 1। इधर वैल्यू क्या आएगी, 3 × 1। इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 - 1 1। इधर सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 3। यहां तो कोई डाउट, यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 डाल के आंसर ये आया, इस पॉलिनोमियल में x की वैल्यू 1 डाल के आंसर ये आया। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, f ऑफ 1 बराबर 3, या फिर g ऑफ 1 बराबर 1? उल्टा लिख सकता हूं क्या, जो x की वैल्यू 1 डाल के आंसर आया था f वाले पॉलिनोमियल में, उसका आंसर तो मैंने ये लिख दिया, और g ऑफ 1 की वैल्यू मैंने ये लिख दी। तो ऐसे उल्टा लिख सकते हैं क्या अपन? नहीं लिख सकते। ऑब्वियस बात है कि जैसा पॉलिनोमियल है, अगर आप वैल्यू जिसमें डाल रहे हो तो उसी पॉलिनोमियल के नाम से उसको डिनोट किया जाएगा, है ना। उल्टा हम नहीं लिख सकते। अब सिमिलरली एपी के चैप्टर में हमको एक फॉर्मूला मिला पिछले क्वेश्चन में, दो क्वेश्चन ऊपर। क्या था फॉर्मूला, कि ए एन इक्वल टू क्या था, 3 + 4n, 3 + 4n। और अभी हमको फॉर्मूला मिला है एस एन इक्वल टू, क्या फॉर्मूला मिला है 11th क्वेश्चन में, 4n - n²। मिल गया, दोनों में फॉर्मूला मिल गया। अब क्योंकि ये फॉर्मूला ए एन का है, तो n की अलग 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 वैल्यू से मुझे a1 a2 a3 a4 मिलेगा, है ना। और क्योंकि ये फॉर्मूला एस एन का है, तो इधर भी n की अलग अलग वैल्यू से मुझे s1 s2 s3 s4 मिलेगा। मानते हो? ऐसा थोड़ी ना हो सकता है कि n की वैल्यू पुटअप करके मुझे s1 s2 s3 मिलने लग जाए, या इधर n की वैल्यू पुटअप करके मुझे a1 a2 a3 a4 मिल, ऐसे उल्टा तो नहीं हो सकता ना। अभी जैसे मैंने f ऑफ 1 और g ऑफ 1 का एग्जांपल दिया, तो अगर मैं f में 1 डालूंगा तो f ऑफ 1 का ही आंसर मिलेगा, g ऑफ 1 का नहीं मिलेगा, और g में 1 डालूंगा तो g ऑफ 1 का ही मिलेगा, f ऑफ 1 का नहीं मिलेगा। सिमिलरली यहां पे अगर आप nth टर्म के फॉर्मूला में n की वैल्यूज पुटअप करोगे तो आपको टर्म्स मिलेंगी। ये क्या है, टर्म्स, पहली टर्म दूसरी टर्म तीसरी टर्म चौथी टर्म। और एसएन के फॉर्मूला में आप एन की वैल्यू पुटअप करोगे तो आपको टर्म्स का सम मिलेगा। यानी ये क्या है, पहली टर्म का सम, ये क्या है, पहली दो टर्म्स का सम, ये क्या है, पहली तीन टर्म्स का सम। ऐसे ही होगा ना। अब देखो उसने कितना गलत किया हमारे साथ, उसने फॉर्मूला तो दिया है एसएन का, पर उसने हमसे टर्म पूछना स्टार्ट कर दिया, फर्स्ट टर्म यानी कि ए1। हाँ, केवल एक सवाल में उसने सम पूछा है, सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स बोले तो S2। केवल ये S2 तो जायज है, क्योंकि सम के फॉर्मूला से सम पूछ सकता है तू एन की वैल्यू पुटअप करके। लेकिन सेकंड टर्म पूछना जायज है क्या उसका, सेकंड टर्म का मतलब A2। अब एसएन के फॉर्मूला से A2 कैसे निकलेगा, एसएन के फॉर्मूला से तो S2 निकलेगा। अभी बताया ना, एसएन के फॉर्मूला में एन की वैल्यू पुटअप करेंगे तो S2 निकलेगा ना, A2 कैसे निकलेगा। थर्ड टर्म का मतलब A3। तो अरे A3 कैसे पूछ रहा है, A3 पूछना है तो एन का फॉर्मूला दे मुझे, ताकि मैं एन की वैल्यू 3 पुटअप करूं। फॉर्मूला दे रहा है एसएन का, पूछ रहा है A3। सिमिलरली टेंथ टर्म पूछ रहा है A10, सिमिलरली nth टर्म पूछ रहा है एन। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए था, अगर ये क्वेश्चन में एसएन का फॉर्मूला देकर और सारी चीजें सम की पूछता, जैसे S1 S2 S3 S, तो बहुत सरल सा सवाल बन जाता, ये वेरी इजी क्वेश्चन बन जाता। लेकिन ये डिफिकल्ट और इंपॉर्टेंट इसीलिए ये है क्योंकि फॉर्मूला दे रहा है एसएन का, और पूछ क्या रहा है, A1, आगे बोलो A2, आगे बोलो A3, आगे बोलो A10, और nth टर्म यानी an। तो सवाल ये आता है कि कैसे nth टर्म an, जब वो खुद ही नहीं दे रहा तो हमारा आंसर भी एन की फॉर्म में ही आएगा। वो भाई एन कोई भी नेचुरल नंबर, ठीक है, उसने कहा nth नंबर की टर्म यानी कि एन पुटअप करके बस एन की फॉर्म में आंसर दे दो, ठीक है। तो भाई ये 5 जो सवाल है, ये अभी मेरी रेंज से बाहर हो गए।
हाँ, एक सवाल मेरी रेंज में है, वो है सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स। ये आप जरूर निकाल सकते हो। सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स करने के लिए क्या करेंगे, एन की वैल्यू 2 पुटअप कर देंगे। तो 4 × 2 माइनस एन का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर यानी 8 - 4। ये एक सवाल का आंसर तो आ जाएगा, क्योंकि एस एन के फॉर्मूला से S2 निकालना कोई बड़ी बात नहीं है, एन को 2 से रिप्लेस कर दो। बट सवाल आता है ये कैसे निकालें। तो टॉपिक समझ में आ गया क्या आपको? कोई बता सकता है टॉपिक कौन सा चल रहा है इस सवाल में? एसएन के फॉर्मूला से nth टर्म निकालना या जनरल टर्म निकालना, कोई भी टर्म निकालना, A2 A3 A4। या फिर कल को उल्टा भी हो सकता है, nth टर्म फॉर्मूला से एसएन निकालना। ठीक है, जो फॉर्मूला दे रहा है और वही चीज पूछ रहा है, ये तो सरल है। जैसे nth टर्म पूछ देकर A1 A2 A3 A4 पूछ रहा है, सरल बात है। एसएन का फॉर्मूला देके S1 S2 S3 S4 पूछ रहा है, वो भी सरल बात है। लेकिन जो डिफिकल्ट चीज है वो क्या है, उल्टा पूछना। एन के फॉर्मूला से एस वाली चीजें पूछना और एस एन के फॉर्मूला से ए वाली चीजें पूछना। समझ गए? जो कि इस सवाल में किया गया है। ओके, ठीक है। तो अब हम सीखने वाले हैं कि एस एन के फॉर्मूला से कोई भी टर्म कैसे निकाली जाती है। तो स्क्रीन पे देखो सारे बच्चे, बड़ा सिंपल सा टास्क है और एक ही बार में समझ में आएगा। लेट से मेरे पास कुछ टर्म्स हैं एपी की, A1 A2 A3 A4, 5 10 लिख देता हूं, चलो, A6 A7 A8 A9 एंड A10। अब सुनना ध्यान से, अगर आपको सातवीं टर्म निकालनी है तो क्या आप ये कर सकते हो? क्या, ध्यान से सोचना, बिल्कुल गहराई से सोचना। अगर आपको सातवीं टर्म निकालनी तो क्या आप ये कर सकते हो क्या कि 7 टर्म्स का सम ले लूं और उसमें से 6 टर्म्स का सम माइनस कर दूं? तो इस बड़े वाले सम में से छोटा वाला सम माइनस करेंगे तो सातवीं टर्म निकलेगी कि नहीं निकलेगी? 7 टर्म्स के सम को क्या कहोगे? A1 + A2 + A3 + A4 +A5 +A6 +A7, ये कहोगे 7 टर्म्स के सम को, यानी S7 कह दोगे इसको आप। 6 टर्म्स के सम को क्या कहोगे बोलना? A1 + A2 + A3 + A4 + A5 + A6 बस इतना ही। अब इसमें से अगर आप ये माइनस करोगे, S7 में से अगर आप S6 माइनस करोगे तो ये तो गए ना, बचा क्या? ओनली A7। तो ध्यान से देखो भैया, A7 का नया फॉर्मूला मिला है मुझे, S7 - S6। समझ आया? सम के फॉर्मूला से मैंने A7 निकाला है। A7 के फॉर्मूला से, nth टर्म के फॉर्मूला से नहीं निकाला है, SN के फॉर्मूला से निकाला है। अब सोच के बताओ, अगर मुझे 9th टर्म निकालनी है तो क्या करोगे? सोच के बताओ, बोलो। पहले तो 9 टर्म्स का सम कर लो, फिर उसमें से 8 टर्म्स का सम घटा दो, यानी A9 का नया फॉर्मूला मिल गया, S9 - S8। समझ गए? तो इसी तरीके से कोई भी टर्म निकालनी हो तो क्या करोगे, उतनी टर्म्स का सम ले लो और एक टर्म कम का सम माइनस कर दो। जैसे 9 का 8 हो गया, इधर 7 का 6 हो गया, तो n का n - 1 हो जाएगा। तो ये nth टर्म का नया फॉर्मूला है आपके पास। ठीक है, नोट डाल के लिखिए, हाउ टू फाइंड any term when Sn is given. Sn is given. How to find any term when Sn is given? तो फॉर्मूला क्या है? An इक्वल टू Sn - 1। और ये फॉर्मूला जब भी हम लगाते हैं तो ये अंडरस्टूड है कि n की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होनी चाहिए। पहले भी थी, कॉमन डिफरेंस के फॉर्मूला में भी थी, और इसमें भी ग्रेटर देन 1 लेनी पड़ेगी। सॉरी। हो गया? फॉर्मूला नोट डाउन हो गया? अब स्टार्ट करें, नोट डाल के लिखना है इसको, है ना? ओके, अब नाउ कम बैक टू द क्वेश्चन। तो मुझे Sn का फॉर्मूला गिवन है,
एस एन इक्वल टू 4n-n², राइट? अभी लिखना मत। और मुझे निकालना क्या क्या है वो बता दो फटाफट। एक तो चाहिए फर्स्ट टर्म, दूसरा बोलो सम ऑफ फर्स्ट टू टर्म्स, तो खैर निकल ही जाएगा, इसको साइड में रखो। और क्या चाहिए? सेकंड टर्म। और क्या चाहिए बोलो? थर्ड टर्म। और क्या चाहिए बोलो? टेंथ टर्म। और क्या चाहिए बोलो? nth टर्म। तो पहले इसकी सामग्री सोचो। देखो फर्स्ट टर्म जो होगी, आप पहली टर्म का सम करो या फर्स्ट टर्म निकालो, A1 और S1 बराबर होंगे नहीं होंगे? सोच के बताओ। तो A1 तो सीधे सीधे S1 आ जाएगा, यानी n की जगह 1 पुटअप कर दो ऊपर वाले फॉर्मूला में, वही A1 होगा होगा। A2 अभी अभी मैंने बताया, S2 माइनस S1 हो जाएगा। भाई जो भी टर्म निकालनी है उतनी टर्म्स का सम माइनस पिछली टर्म का सम। A3 बोलना S3 माइनस S2, शुरू की तीन टर्म्स के सम में से शुरू के दो टर्म्स का सम माइनस करो। A10 बोलना S10 माइनस S9। और सिमिलरली AN का तो अभी आपने फॉर्मूला ही लिखा था, SN माइनस SN माइनस 1। अब ये सामग्री रेडी हो गई। इस सवाल को सॉल्व करने के लिए ये सारी चीजें चाहिए आपको। तो क्या क्या चाहिए आपको? S1 चाहिए, फिर आपको S2 चाहिए। S1 तो यहाँ कॉपी हो जाएगा जो ऊपर निकालेंगे, S2 यहाँ कॉपी हो जाएगा जो ऊपर निकालेंगे। एक S3 चाहिए, एक S10 चाहिए। SN ऑलरेडी है मेरे पास, एक SN माइनस 1 चाहिए। कितनी चीजें हो गई? 1 2 3 4 5 चीजें हो गई। S9 भी चाहिए, ओके हाँ S9 नहीं निकाला, अभी चाहिए। तो क्या क्या हो गया? S1 चाहिए, आगे बोलो। S2 चाहिए, आगे बोलो। S3 चाहिए, आगे बोलो। S9 चाहिए, सीक्वेंस में चलो। और क्या चाहिए? S10 चाहिए, और आखिरी में SN-1 भी चाहिए। 1 2 3 4 5 6, ये छह चीजें सबसे पहले इस फॉर्मूला से फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि ये सामग्री है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की। ये हम पहले एनालाइज कर लेंगे कि जो मुझे निकालना है उसको निकालने के लिए मुझे क्या क्या चाहिए। समझे? शुरू करें? चलो जी, अब स्टार्ट करो राइटिंग। ये नोट कर लिया ना, 1 2 3 9 10 और n-, याद रख लेना, ये सारी चीजें चाहिए अपने। हेयर फॉर एन एपी it is given that sum of first n terms, that is इसको लिख सकते हैं हम Sn इक्वल टू 4n-n²। सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स दैट इज Sn इक्वल टू 4n-n²। लिख लिया? अब वो सामग्री रेडी कर लें। सो बताओ क्या क्या चाहिए था? एक तो S1 चाहिए था, और क्या चाहिए था बताओ? S2, और फिर 9, फिर 10, और आखिरी में n-1। ठीक है, सब निकालना है आपको। छह की छह चीज निकालनी है इस फॉर्मूला की मदद से। तो S1 कैसे निकालेंगे मिहिका? n को 1 से रिप्लेस करके। तो 4n है तो 4 × 1 माइनस n का स्क्वायर, यानी 1 का स्क्वायर। 4 × 1 माइनस 1 का स्क्वायर। ये S2 कैसे निकलेगा? n को 2 से रिप्लेस करो, 4 × 2 माइनस 2 का स्क्वायर। S3 कैसे निकलेगा? 4 × 3 माइनस 3 का स्क्वायर। S9 कैसे निकलेगा? 4 × 9 माइनस 9 का स्क्वायर। S10 कैसे निकलेगा? 4 × 10 माइनस 10 का स्क्वायर। और कोई बताएगा Sn-1 कैसे निकलेगा? अब आप n को n-1 से रिप्लेस करो, 4 × n-1, फिर है माइनस n का स्क्वायर, तो माइनस n-1 का स्क्वायर। समझ आया? लास्ट वाली चीज समझ में आ गई क्या? Sn-1 का फॉर्मूला। n को आपने किससे रिप्लेस किया? n-1 से। इधर भी n को किससे रिप्लेस किया? n-1 से। समझ आया ना? नहीं का? n को n-1 से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, चलो अब सॉल्व करो। तो 4 × 1 4, माइनस 1 का स्क्वायर 3, 4 × 2 = 8, माइनस 2 का स्क्वायर 4। 8 - 4 क्या होता है? सॉल्व करके दिखाऊं क्या? कर दोगे ना इतना? तो लोग कर देते हैं। 4 - 1, फिर यानी कि 3, 8 - 4 यानी कि 4, 4 3 = 12, -9, 12 में से 9 गया तो क्या बचा? 3, 36 माइनस का 81, ये क्या बचा बोलना? माइनस का 6 में से 1 गया 5, और नहीं सॉरी 11 में से 6 गया तो हाँ सही है 5, 7 में से 45, माइनस का 45। हाँ जी 40 माइनस और 100, यानी कि माइनस का 60। और इसको सॉल्व करो तो 4n - 4
माइनस एन माइनस वन का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्सपेंड करेंगे आइडेंटिटी से, तो ये सॉल्व होके मिलेगा 4n-4, माइनस साइन लगा हुआ है तो अंदर के साइन चेंज कर दो, +2n-1, आगे सॉल्व करो तो ये हो जाता है 4n+2n 6n, फिर आता है माइनस का n² और -4-1 -का 5। तो सारी सामग्री रेडी हो चुकी है हमारे पास, अब जो चाहिए वो निकाल सकते हैं हम। हो गया नोट डाउन। चलो, अब क्या क्या चाहिए उसको लाइन से उठा लो। सबसे पहला सवाल क्या था उसका, देखो जब आप रेडी कर लेते हो ना आपके आंसर्स, फिर आप क्वेश्चन पूछने वाले को पूछते हैं, आप पूछ देंगे क्या क्या पूछता है तुम, तो अब आप उसको चैलेंज करो, बोलो पूछते को क्या क्या चाहिए। सबसे पहला सवाल क्या था उसका, फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो वन बाय वन नोट करो नाउ। फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म को हम a1 लिख सकते हैं ना, और a1 की वैल्यू s1 के बराबर ही होती है ना, और s1 क्या निकाला, पीछे से करो कॉपी पेस्ट, आंसर आ गया 3। चलो और क्या पूछा है उसने फर्स्ट टर्म के बाद, व्हाट इज द सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स, सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स। बोलो सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स को क्या कह के संबोधित करते हैं हम, रिप्रेजेंट करते हैं, बोलो। सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स को क्या बोलते हैं, s2, और s2 की वैल्यू भी पीछे से निकाल रखी हमने, वो है 4, तो सेकंड का आंसर आ गया 4। फिर उसने कहा व्हाट इज द सेकंड टर्म, सेकंड टर्म को क्या कह के संबोधित करेंगे, a2, और a2 की वैल्यू कैसे निकालते हैं, s2 माइनस s1। बोलो s2 की वैल्यू है 4, s1 की वैल्यू है 3, तो 4 - 3 1 आ गया इसका आंसर। सारे आंसर्स पीछे से चेक भी करना आप। सेकंड टर्म के बाद आ जाओ, पूछिए उसने थर्ड टर्म, एक बार लिख देता हूं मैं पूरी चीज, थर्ड टर्म दैट इज a3, फिर टेंथ टर्म दैट इज a10, और लास्ट में nth टर्म भी पूछी है उसने, nth टर्म दैट इज an। चलो निकालते हैं सब। a3 निकलेगा s3 माइनस s2 से, s10 माइनस s9 से, sn माइनस sn-1 से। s3 की वैल्यू बताना पीछे से देखकर, 3, और उसकी वैल्यू है 4, तो 3 - 4 हो जाएगा यानी -1 आंसर। s10 और s9 की क्या वैल्यूज थी, s10 की वैल्यू थी -60 और उसकी वैल्यू थी -45, -60 माइनस -45, तो ये +45 हो जाएगा, तो -60 +45 यानी कि -15। और लास्ट पे आ जाओ, अब एस एन की वैल्यू क्या थी, क्वेश्चन में गिवन थी हमको, एस एन की वैल्यू क्या थी, 4n - n² माइनस sn-1 की वैल्यू मैंने निकाली थी 6n - n² - 5, 6n - n² - 5। इसको सॉल्व करो तो साइन चेंज कर दो, तो ये हो जाता है 4n - n² -6n माइनस माइनस प्लस n² माइनस माइनस +5। तो देखो आप n² -n² से +n² कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 4n - 6n -2n, और आखिरी में बचा +5। अब आप सारे आंसर चेक करो वन बाय वन आंसर की। आंसर मैच कर लो सारे, एक ही बात है तो, टर्म को इधर उधर रखना कोई बड़ी बात नहीं है ना, बाकी तो सब मैच हो गया न्यूमेरिक वैल्यू तो।
आदित हो गया नोट डाउन। चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोनिका हो गया। मोनिका मेहिका को थोड़ा मोटिवेट किया करो जल्दी लिखने के लिए। दोनों की राशि सेम है तो ऐसे क्यों है कि एक जल्दी लिखती है एक तेज लिखती है। हर्षिता लिख लिया। हाँ। एस S24 कैसे आया? पीछे ही आ चुका है। वो S24 है ना। ए एन का फॉर्मूला लगाओ ना, SN-SN-1। SN की वैल्यू बुक में गिवन है और SN-1 की वैल्यू मैंने कॉपी पेस्ट करी है। मतलब कॉपी पेस्ट क्या करें, निकालिए। ठीक है, डन। यहां तक क्लियर। चलो, अब इसी क्वेश्चन में एक चीज और देखो बता बेटा ध्यान से। देखो, SN के फॉर्मूला से क्या क्या पूछा उसने, फिर से बताओ। A1, आगे बोलो A2, आगे बोलो A3, आगे बोलो A10 और आगे बोलो AN, राइट। अगर ये SN का फॉर्मूला ना देकर और AN का फॉर्मूला ही दे देता तो ये निकालना बहुत आसान काम होता कि नहीं होता? बोलो। अच्छा, जो आपने AN की वैल्यू निकाली है आखिरी आखिरी में, वो एक तरीके से AN का फॉर्मूला ही तो है। बोलो। तो दूसरी अप्रोच क्या हो सकती है इस सवाल की, कि आप SN के फॉर्मूला से सबसे पहले AN का फॉर्मूला बना दो और AN के फॉर्मूला में अब N की वैल्यू 1 2 3 10 पुटअप करके ये सारे आंसर्स वैसे भी निकाले जा सकते हैं। निकाल के देखें रफली। AN का फॉर्मूला क्या है बताओ, क्या बनाया मैंने लास्ट, जो मतलब कुल मिला के जो काम मैंने लास्ट में किया वो सबसे पहले कर लूं। तो AN का फॉर्मूला क्या बना, -2n+5। अब अगर मैं ए की N की जगह 1 पुटअप करूं तो क्या बनेगा, -2 × 1 + 5। करना क्या, सॉल्व करके आएगा ये 3। देखो A1 की वैल्यू 3 निकली है और वैसे भी 3 निकली है, मैच हो गई। अच्छा, दूसरा क्या है, सेकेंड टर्म यानी A2। एन की वैल्यू 2 लगाना जरा, -2 × 2 + 5 यानी 5 - 4 यानी कि 1। ये 1 1 से मैच हो गई, चेक करो। फिर थर्ड टर्म आ जाओ A3 यानी एन को 3 से रिप्लेस करो, -2 × 3 + 5 -6 + 5 यानी -1, मैच हो गई। और टेंथ टर्म आखिरी टर्म A10 देखो कैसे निकालेंगे, एन को 10 से रिप्लेस करो, तो -2 × 10 + 5, तो ये हो जाता है -20 + 5 यानी -15, वैसे भी मैच हो गई। ठीक है। तो अब क्या करना क्या चाहिए, एक्चुअली करना क्या चाहिए, जो किया वो करना चाहिए या ऐसे करते? ऑब्वियस बात है ऐसे करते तो जल्दी काम होता, क्योंकि SN के फॉर्मूला से बस एक बार जोर आता AN का फॉर्मूला बनाने में। एक बार फॉर्मूला बन गया AN का, उसमें तो बस N की वैल्यू पुटअप करने का काम रहता मेरा। तो ऑब्वियस बात है जो ये सेकंड वाली अप्रोच है वो आसान होती। तो अब सुनो ध्यान से, इधर देखो मेरी तरफ, इधर देखो मेरी तरफ। SN का फॉर्मूला गिवन है इधर मेरी तरफ, SN का फॉर्मूला गिवन है। तो SN के फॉर्मूला गिवन होके AN अगर पूछा है जैसे इसमें पूछा था, तो पहला काम यही करो, AN बना दो। और AN बन गया एक बार, अब एन की अलग 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 वैल्यू पुटअप करके A1 A2 A3 जो उसने पूछा है। हाँ, लेकिन अगर उसने एन पूछा ही नहीं है, उसने AN पूछा ही नहीं, उसने सीधे पूछा है फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म, तो फिर हम AN पूछा ही नहीं तो एन बनाएंगे ही नहीं। तो फिर पहली वाली अप्रोच वही A2 के, आपकी मर्जी है, बट वो एक्स्ट्रा काम होगा क्योंकि AN उसने पूछा नहीं है, समझे। AN अगर वो पूछ रहा है तब तो मैं AN निकालूंगा, तो मेरा काम भी हो गया ना, सवाल का जवाब भी दे रहा हूं मैं एक तरीके से, तो फिर पहले ही AN निकाल लो। तो इस तरीके से डिसीजन लेना है एग्जाम में कि क्या दे रखा है क्या पूछा। क्लियर। चले नेक्स्ट। हाँ, ये SN का फॉर्मूला है ना, SN की जगह क्या लिखा है, ये SN का फॉर्मूला है ना, क्वेश्चन में गिवन है ना। ठीक है, ये आपने निकाला है ना, नहीं निकाला? ठीक है, जो चीज उधर जरूरत पड़ रही है वो सामग्री पहले निकाल के रेडी है मेरे पास, तो बस पुटअप करने का काम है, ठीक है। ये सारी सामग्री ये जो है पहले ही रेडी करके बैठा हूं मैं। ठीक है, समझ गए ना। चलो, चलते हैं नेक्स्ट। इसको वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना, इस ये बहुत सारे सवालों के जवाब देता है ये सवाल, और इस पैटर्न पे सवाल 100% आएगा। अब आते हैं हमारे वर्ड प्रॉब्लम्स। तो वर्ड प्रॉब्लम्स बड़े ही सरल होते हैं सिंप्लीफिकेशन वाइज, बट बहुत लेंदी होते हैं, क्योंकि स्टेप्स लिख के पहले AP बनाओ।
जैसे कि 15वां देखो, एक कॉन्ट्रैक्ट ऑन कंस्ट्रक्शन जॉब, कोई कंस्ट्रक्शन करने का जॉब है, जैसे कोई होता है ना, कोई सपोज करो जैसे कोई रोड बन रहा है, कोई ब्रिज बन रहा है, तो उसका कंस्ट्रक्शन जॉब का कोई कॉन्ट्रैक्ट ले लिया किसी कंपनी ने। ठीक है। अब सपोज करो जैसे अभी हमारे निवाई में बन रही है, कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है ना, एक यहाँ पे ब्रिज बन रहा है फाटक के ऊपर, रेलवे फाटक के ऊपर, यहाँ पे आप स्कूल जाते होंगे मॉडल वाले, है ना, और एक इधर भी बन रहा है चैनपुरा पे। तो ये कैसे बनता है, ये सारे काम कैसे होते हैं, ये किसी कंपनी को टेंडर देती है या कॉन्ट्रैक्ट देती है गवर्नमेंट, कंपनी ने ले लिया वो टेंडर। अब कंपनी एक टाइम बताती है कि साहब इस टाइम तक हम ये ब्रिज रेडी कर देंगे, या ये रोड रेडी कर देंगे, या ये बिल्डिंग रेडी कर देंगे, एक फिक्स टाइम होता है एग्रीमेंट में लिखा हुआ। अब ऑब्वियस बात है, इंडिया है तो इंडिया में टाइम पे तो कोई चीज होती नहीं है ना, तो वो हमेशा डिले चलता है किसी न किसी कारण से। तो कंपनी या उस कॉन्ट्रैक्टर या वो ठेकेदार जो भी है, जो भी नाम बोले उसको, ठेकेदार ही होता है एक तरीके से, सरल भाषा में बात करें तो, इंग्लिश भाषा में कॉन्ट्रैक्टर और ये सब नाम हो गए, टेंडर वाला। तो क्या होगा कि उसको वो पेनल्टी देनी पड़ेगी। मान लो उसने कहा था कि मैं 1 साल में ब्रिज तैयार कर दूंगा, लेकिन उसने 11 महीने, 12 महीने, 13 महीने लगा दिए, तो 2-3 महीने जो एक्स्ट्रा हो गए ना, वो उसको पेनल्टी देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को। तो ऐसा एग्रीमेंट में पहले से मेंशन होता है, तो उसको जल्दी से जल्दी काम कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि भाई 1 साल तक आपने, 1 साल का अगर आपने ब्रिज उठाने का, बनाने का टेंडर लिया है, तो 1 साल तक वहां के आसपास का काम पूरा थोड़ा बाधित रहेगा, ब्रिज बनेगा तो। बट आपने लगा दिए 2 साल, तो जो 1 साल तक काम पेंडिंग, मतलब बाधित रहा वहां पे आसपास, नुकसान, बाधित मतलब रुका हुआ है, कुछ ना कुछ काम रुका रहता है ना आसपास में, लोग रहते हैं, कुछ फैक्ट्रियां चलती हैं, तो उनका काम रुकेगा तो सही ना। ब्रिज बनेगा तो आना जाना ब्लॉक हो रहा है, तो पब्लिक को तो असुविधा हो रही है ना। तो वो 1 साल की जगह 2 साल झेलनी पड़ेगी, अगर वो जितना लेट करेगा उतनी झेलनी पड़ेगी, तो इसका खामियाजा उस कॉन्ट्रैक्टर को भुगतना पड़ेगा। क्या? वो एग्रीमेंट में मेंशन होता है। खामियाजा क्या होता है? पेनल्टी। पेनल्टी, पेनल्टी भी नहीं पता? पेनल्टी बता देना कोई इसको क्लास के बाद में। पेनल्टी नहीं पता? आपके ऊपर एक दंड लगा दिया जाएगा, कितने रुपए आपको देने पड़ेंगे 1 दिन लेट के या 2 दिन लेट के। ठीक है, अभी क्लियर है? अभी भी नहीं क्लियर है? आपका कुछ नुकसान होगा ऐसे मान लो, ठीक है, आपसे कुछ पैसे लेगी वो गवर्नमेंट, भाई आपने इतने दिन लेट किया तो इसका इतना पैसा आपको पर डे के हिसाब से देना पड़ेगा, उसको बोलेंगे पेनल्टी। ठीक है, एक तरीके से पनिशमेंट मान लो। ओके, तो अब सवाल पे आते हैं। मी का ऐसा लगता है जैसे कल ही दुनिया में आई है। स्पेसिफाइज अ पेनल्टी फॉर डिले ऑफ कंप्लीशन बियॉन्ड अ सर्टेन डेट, एक सर्टेन डेट के बाद अगर डिले किया तो आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। अच्छा, कई लोग पेनल्टी को पेलेंटी बोलते हैं, पेलेंटी है ना, हम लोग भी हो सकता है, कुछ लोग बोलते हैं पेलेंटी। तो पेलेंटी तो ये होता है प्लेंटी, उसका मीनिंग अलग होता है, प्लेंटी का मतलब होता है बहुत सारा, पेनल्टी का मतलब होता है दंड। पेनल्टी फॉर डिले, तो 200 पहले दिन अगर आपने काम डिले किया तो 200 रुपये खामियाजा भुगतना पड़ेगा, पेनल्टी देनी पड़ेगी आपको। अगर दूसरे दिन भी आपने काम नहीं किया या डिले हो गया आपका तो 250, सेकंड डे की पेनल्टी 250 है, थर्ड डे की पेनल्टी 300 है, एक्सेट्रा। ऐसे ये पेनल्टी 50-50 रुपए हर दिन बढ़ती जा रही है, समझे? ठीक है, अब आपकी मर्जी है कितने भी दिन लेट करो। ठीक है, फॉर ईच सक्सीडिंग डे बिंग ₹50 मोर देन फॉर द प्रीसीडिंग डे, पिछले दिन से, प्रीसीडिंग मतलब होता है पिछला, सक्सीडिंग मतलब होता है अगला, तो हर अगले दिन की पेनल्टी हर पिछले दिन से 50 रुपए ज्यादा होगी। मान लो कल की पेनल्टी 500 थी, तो आज की पेनल्टी 550 होगी। हाँ, जो डेट दे रखी है उससे कितने दिन लेट हुआ वो काम, जैसे मान लो कि वो ब्रिज खत्म होना था 31 दिसंबर को, अब वो कितने दिन लेट हुआ तो हर दिन की पेनल्टी जुड़ेगी। ठीक है, तो पहले दिन की पेनल्टी है 200, अगले दिन की 250, जैसे 1 जनवरी को काम कंप्लीट हुआ तो 1 दिन लेट हो गए आप, तो 200 रुपए देने पड़ेंगे। 2 जनवरी को काम कंप्लीट हुआ तो 200 तो 1 जनवरी के देने पड़ेंगे, और 250 रुपए 2 जनवरी के, हर दिन पिछले दिन से पेनल्टी बढ़ती जाएगी। समझ गए? क्लियर? हाउ मच मनी द कॉन्ट्रैक्टर हैज टू पे एज पेनल्टी इफ ही हैज डिलेड द वर्क बाय 30 डेज, अगर वो 30 दिन तक काम को डिले कर दे यानी 1 महीना, तो उसको टोटल कितनी पेनल्टी देनी पड़ेगी? क्लियर हो गया? अब इसको, इस प्रॉब्लम को पहले एपी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करो, और एपी प्रॉब्लम में कन्वर्ट करके 30। हाँ, 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 खत्म कहानी। एपी, ये एन ए डी, ये किस में होते हैं, ये किस कॉन्सेप्ट में होते हैं? डायरेक्ट क्या आंसर बताओ डायरेक्ट।
फॉर्मूला किसका है? इसमें कहाँ दिया हुआ है कि एपी है? इसने बोला क्या भाई हमें एक एपी दे रहा हूं उसका एसएन निकालो या एस 30 निकालो, इसने कहा क्या? ऐसे सवाल ऐसे होता है, फाइंड द सम ऑफ द 30 टर्म्स ऑफ द गिवन एपी। तो उसने डिक्लेयर कर दिया ये एपी है। आप पहले साबित करो ये एपी है, तभी तो एपी के फंडे लगाओगे। ठीक है। और ज्यादा जानकारी के लिए इस टाइप के सवाल के एग्जाम्पल्स देखो। उसने भी यही चीज करी है जो मैं आपको करवा रहा हूँ। जबरदस्ती एक्स्ट्रा नहीं करवा रहा हूँ, उसने करी है, अब मार्क्स चाहिए तो पूरा करना पड़ेगा। ओके। चलो। सारे क्वेश्चंस में पहले आपको वर्ड प्रॉब्लम्स में इसको एपी साबित करनी पड़ेगी। ठीक है, तो हेयर इट इज गिवन दैट स्टार्ट राइटिंग। सबको बस डायरेक्ट करना है, प्रोसेस किसी को नहीं फॉलो करना, नहीं। इट इज गिवन दैट फर्स्ट डे की पेनल्टी गिवन है। पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे। तीन टर्म्स बना लेते हैं। तीन टर्म्स तो चाहिए ही चाहिए एपी के लिए। पेनल्टी फॉर द फर्स्ट डे, उसको कह देंगे हम A1 एंड पेनल्टी फॉर द सेकेंड डे। ये मेरी तरह कॉमा कोई नहीं लगाएगा, सुना? सब पूरा लिखेंगे। A2 एंड पेनल्टी फॉर द थर्ड डे, दैट इज A3। ये तीनों चीज गिवन है आपको सवाल में। A1 गिवन है ₹200, A2 गिवन है ₹250, A3 गिवन है ₹300, एंड सो ऑन। इस तरीके से चलता रहेगा। सो इट फॉर्म्स एन एपी एज फॉलोज। सो इट फॉर्म्स एन एपी एज फॉलोज। 200, 250, 300 एंड सो ऑन। वेयर वेयर ए और डी निकालो। एपी की वन होती है तो ए और डी निकाल लेते हैं हम। A1 के बराबर, डी A2 माइनस A1 के बराबर। A1 की वैल्यू 200, A2 माइनस A1 करेंगे बोले तो 250 माइनस 200 करेंगे तो इट कम्स आउट टू बी 50। ठीक है, एओडी निकल गया, एपी बन गई। ठीक है, एओडी निकल गया, एपी बन गई। अब कितने दिन डिले रहा ये? 30 दिन। तो 30 दिन डिले रहा तो 30 दिन ऐसे पेनल्टी लगती जाएगी, बोलो। तो इस एपी की 30 टर्म सोचनी पड़ेगी क्योंकि 30 दिन ऐसे पेनल्टी लगती जाएगी। तो यानी कि इस एपी के मुझे 30 टर्म्स का सम चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर ये कहता कि 30वें दिन की पेनल्टी बताओ, 30वें दिन की पेनल्टी बताओ, तो A30 निकालते हैं। लेकिन इसने कहा 30 दिनों की पेनल्टी बताओ, यानी सार सबकी बताओ, तो S30 निकालेंगे। तो बहुत डिफरेंस है, हल्का सा लैंग्वेज चेंज करके ये हमको कर देता है कंफ्यूज, हम उल्टी चीज करके आ जाते हैं एग्जाम में। मैं कह दूं फाइंड द पेनल्टी फॉर द 30th डे, दैट मीन्स A30 निकालनी है। मैंने कहा फाइंड द पेनल्टी फॉर 30 डेज, अब S30 निकालनी है। समझे भैया? लैंग्वेज का खेल है ना। 30वें दिन की या 30 दिनों की, ओके। तो इसने 30 दिनों की पेनल्टी पूछी है, 30वें दिन की पेनल्टी नहीं पूछी। ठीक है। नाउ टोटल पेनल्टी फॉर 30 डेज is given by S30। और S30 का फॉर्मूला एक्सपेंड कर देंगे हम। बोलो आदित्य, S30 का फॉर्मूला 30/2। हाँ, A प्लस एन की जगह इंटू डी। चलो, अब हमारे पास ए और डी दोनों की वैल्यूज हैं, पुट कर दो, इसको काट भी दो। 2 से 1, 2 से 15 कट गया ये। 2 इंटू ए की वैल्यू है 200, प्लस 30 - 1 29, इंटू डी की वैल्यू है 50। ये हो जाता है 15। 2 इंटू 200 होता है 400, 29 इंटू 50 1450।
15 मल्टीप्लाई 14 और 4 1850 हो गया ये। ठीक है, तो 15 5 जा 75, रिमाइंडर 7, 15 8 जा 120 और 7 127, रिमाइंडर 12, 15 1 जा 15 और 12 27, 27,750 रुपीस लगा देना। मैच कर लो आंसर। तो कुल 27,750 उसको भुगतने पड़ेंगे। बोलो क्यों हंसी आ रही है? तो A30, फिर 30वीं टर्म चाहिए, बस 30वें दिन क्या पेनल्टी लगी, पीछे की नहीं चाहिए। ठीक है भाई, 30 दिन की पेनल्टी का मतलब कुल 30 दिन में कुल कितनी पेनल्टी लगी, पहले दिन की कितनी लगी, दूसरे, तो सब सबका सम चाहिए। और मैं कहूँ 30वें दिन की पेनल्टी बताओ, तो केवल 30वें दिन में कितनी लगी वो चाहिए, पीछे क्या लगी वो नहीं चाहिए। तो 30वें दिन में A30, वैसे मैंने कहा था 30th, THRD ND ये सब लिखा हुआ हो तो nth टर्म फॉर्मूला लगता है ना? क्लियर? अभी आएंगे ऐसे सवाल, एक्सरसाइज चल रही है सम की, लेकिन पूछ लेगा वो। कर दूं डिलीट? अब आप देखो क्या नाम है, तन्मय, डायरेक्ट करते तो भी इतना तो लिखते, बोलो। इतना तो लिखते ही तो क्या ही फर्क पड़ गया है 3 लाइन लिखने में? कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, पर अब गारंटी हो गई वो हमारा मार्क्स नहीं काट सकता कहीं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A sum of rupees 700 is to be used to give 7 cash prizes to students of a school for their overall academic performance। एक स्कूल है जो अपने बच्चों को कैश प्राइज देना चाह रहा है, कैश प्राइज, कैश प्राइज मतलब इनाम देना चाह रहा है। ठीक है, नगद रूप में। पर स्कूल का बजट थोड़ा टाइट है, स्कूल के पास ले दे के 700 रुपये बचे हैं, और 700 रुपये ही बांटने हैं। ठीक है, चलो। तो और बच्चे कितने हैं, 7, 7 बच्चों को 700 रुपये बांटने हैं। अब लॉजिक क्या कहेगा, सबको 100 100 का नोट पकड़ा दो। बट उसमें क्या होगा, अगर आप 7 बच्चों को 100 100 का नोट पकड़ा दोगे तो क्या फर्क रहा, जो फर्स्ट रैंक आया था और जो 7th रैंक आया, कोई फर्क ही नहीं रहा। भाई फर्स्ट रैंक वाले को भी 100 का नोट मिला। हाँ, क्वेश्चन शुरू से बताएं, आपके स्कूल में जब लास्ट में रिजल्ट आता है तो प्राइज मिलता है, तो फर्स्ट रैंक को मिला, सेकंड रैंक को मिला, थर्ड रैंक को मिला, तो ये लोग 7 लोगों को प्राइज देंगे। और टोटल बजट कितना है स्कूल के पास, 700, तो 700 रुपये 7 लोगों को बांटने। अब लॉजिक क्या कहेगा कि 100 100 का नोट सबको दे दो, नीली नीली पत्ती सबको, है ना, कड़क कड़क। पर प्रॉब्लम यह है कि ऐसा करेंगे तो बच्चों में क्या हो जाएगी, एक दूसरे के प्रति जलस या कुछ भी वो वाली भावना हो जाएगी कि यार फर्स्ट रैंक वाले को भी 100 की पत्ती, और 7वीं रैंक वाले को भी 100 की पत्ती है, तो बड़ी नाइंसाफी है, फिर मैं 7वीं रैंक के लिए आता, मैंने इतनी मेहनत क्यों करी, 100 रुपये मिले। तो इससे बचने के लिए स्कूल ने क्या सोचा कि हर प्राइस पिछली प्राइस से 20 रुपए कम होगा। जो पहला नंबर का प्राइस है उससे 20 कम दूसरे नंबर का होगा, उससे 20 कम तीसरे नंबर का होगा, उससे 20 कम चौथे का, उससे 20 कम पांचवे का, उससे 20 कम छठे का, और उससे 20 कम सातवें का। और इन सबका सम भी 700 ही होना चाहिए। तो स्टार्ट कहां से करूं मैं, अगर मैं 100 से स्टार्ट करूं, अगर मैं 100 से स्टार्ट करूं तो उससे कम 80, उससे कम, ऐसे करते करते तो टोटल 700 रुपये बटेंगे ही नहीं, बच जाएंगे मेरे पास। तो बस यही सोचना है स्टार्ट कहां से करें आपको, है ना? आपको बताना है वैल्यू ऑफ द ईच प्राइस, हर एक प्राइस की आपको वैल्यू बतानी है। यानी टोटल 700 उनका सम है 7 टर्म्स का। ठीक है, तो देखो इधर देखो स्क्रीन पे, ये पहला प्राइस, ये दूसरा प्राइस, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा और सातवां। स्क्रीन पे देखो, सातों प्राइस एक दूसरे से 20 20 कम है, मतलब एक दूसरे से नहीं, पिछले से। ये -20 करके इधर मिला, ये -20 करके इधर मिला, ये -20 करके मिला, -20 करके मिला, -20 करके मिला, और माइनस। तो मुझे बताओ डी तो आ गया -20 इस एपी का, बोलो। डी तो -20 आ गया, स्टार्ट कहां से करूं वो नहीं पता, यानी कि ए मिसिंग है, ए मिसिंग है। टोटल टर्म्स कितनी है, 7, यानी कि एन की वैल्यू 7, और इन सबका सम कितना है कोई बताएगा, 700, यानी कि S7 700 है, ये ऑलरेडी है। तो पिछले क्वेश्चन में सम निकालना था, इस क्वेश्चन में सम गिवन है, और मिसिंग क्या है, ए। एक बार ए पता चल गया तो सातों टर्म्स पता चल जाएंगी 20 20 कम करके। तो क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो आ जाओ फटाफट से खत्म करते हैं फिर इसको। इट इज गिवन दैट
अब इसी लैंग्वेज को कॉपी पेस्ट करेंगे और लिख देंगे कि ये एपी बनेगी। कई बार अंडरस्टूड भी होता है कि ये एपी बनेगी, है ना। द टोटल ऑफ ₹700 to be given for 7 cash prizes such that each prize is ₹20 less than its preceding price। ये क्वेश्चन में से मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया। अब सीधे लिख देंगे सो इट फॉर्म्स एन एपी कैश प्राइसेस। So it forms an AP in which so it forms an AP in which टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि n तो है 7 और S7 है हमारा 700 और उसके बाद D है, कॉमन डिफरेंस क्या है, 20-20 रुपए कम है तो -20। डन। ये हो गया क्वेश्चन फ्रेम। नाउ S7 का फॉर्मूला कर दें एक्सपेंड, बोलो। S7 का फॉर्मूला कर देते हैं एक्सपेंड। S7 कितना गिवन है बताओ, 700। सामने डालो गिवन। यस मोनिका बोलो S7 का फॉर्मूला एक्सपेंड करो जरा। 7/2, यस, 2a 7 - 1 d इक्वल टू कितना आ गया, 700। अब इस पूरे फॉर्मूला में d तो मैं डाल दूंगा अभी -20, तो केवल a मिसिंग है। इस पूरे फॉर्मूला में केवल a मिसिंग है। 7/2 इंटू 2a प्लस 7 - 1 होता है 6 इंटू डी की वैल्यू क्या है -20 इक्वल टू कितना आ गया 700। अगेन आप 2 को कॉमन निकालो ताकि बाहर वाला 2 कट जाए। पहले किए हैं ऐसे कई बार हमने ये काम। तो 7/2 इंटू 2 ले लिया मैंने कॉमन बाहर। 2a में से 2 कॉमन लेंगे तो a बचेगा, बोलो। 2a में से 2 कॉमन लेंगे तो a बचेगा। और 6 इंटू -120 कितना होता है, -1। 6 इंटू -20 कितना होता है -120। -120 में से 2 बाहर ले लिया तो कितना बचा -60 इक्वल टू 700। 2 से 1 कट गया। नहीं कोई जरूरी नहीं है, आपकी मर्जी है, आप अंदर भी लेके जा सकते हो उसको। 7 को उधर पहुंचा दो, 700/7 अपनी अपनी कैलकुलेशन टेक्निक है। 100 आया ये 7 से काट के, ए की वैल्यू हो गई -60 को उधर बेच के 100 प्लस 60 यानी कि 160। यानी पहला प्राइस 160 रुपए का है भैया। अब 20-20 कम करते चलो, उनका सम आपको 700 मिल जाएगा। क्या कहा था मैंने, बस पहला प्राइस ढूंढ लो, उसके बाद तो 20-20 कम करना है। चलो सो क्या पूछा था, वैल्यू ऑफ ईच प्राइस। वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, सारे सातों प्राइस की वैल्यू चाहिए मुझे। वैल्यू ऑफ फर्स्ट प्राइस, वैल्यू ऑफ सेकंड प्राइस, वैल्यू ऑफ थर्ड प्राइस, वैल्यू ऑफ फोर्थ प्राइस, वैल्यू ऑफ फिफ्थ प्राइस, वैल्यू ऑफ सिक्स्थ प्राइस, वैल्यू ऑफ सेवन्थ प्राइस। सातों प्राइस की वैल्यू लिखेंगे हम। कैसे डिनोट कराएंगे, वही A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7। A1 A के बराबर, A2 A प्लस डी के बराबर, ये A+2D के बराबर, ये A+3D के बराबर, ये A+4D के बराबर, ये A+5D के बराबर और ये A+6D के बराबर हो गया। वैल्यू पुटअप करो। A की वैल्यू है आपके पास कितनी है 160, तो पहले क्वेश्चन का आंसर तो आ गया ₹160। दूसरे में ₹160 में डी की वैल्यू है -20। ₹160 तो सब में लिख दो। प्लस 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 160 ही तो आया था।
अपन ने फॉर्मूला एक्सपेंड कर दिया ना, कोई भी टर्म निकालनी है तो फॉर्मूला एक्सपेंड करो, वो ज्यादा आसान है ना। या तो फिर हर पिछली टर्म में से माइनस करो 20। बेसिक फॉर्मूले पे चलो, 2 × 20, 3 × -20, 4 × -20। अभी हम वैल्यू निकालेंगे ना तो ऑटोमेटिकली पिछले से 20 कम आएगी। ठीक है, तो 160 में से 20 गया, 140 आ गया ये। रुपीस रुपीस लगा देना, सबके आ गया ना। इसमें से 2 × -20 यानी 40 माइनस करो, 120 आ गया। इसमें से 60 माइनस करो, 100 आ गया। इसमें से 80 माइनस करो, 80 आ गया। इसमें से 100 माइनस कर दो, 60 आ गया। और इसमें से 120 माइनस कर दो, 40 आ गया। तो देख लो भाई सक्षम, पिछले से 20 कम हो गया ना ऑटोमेटिक। 160, 160, 140, 120, 180, 60, 40। अब इन सबको एक जना जोड़ के देख लो भैया, 700 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। कैसे? हाँ निकल सकता है। बहुत सारे क्वेश्चन है जो बिना एपी के फॉर्मूला लगाए निकल सकते हैं, लेकिन 7 है इसलिए। थोड़े से ज्यादा हो तो फिर प्रॉब्लम है। ठीक है, अपन ने एपी जब से स्टार्ट करी है ना, तब से अपन यही चीज डिस्कस कर रहे हैं कि एपी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है। बहुत सारे इसमें सवाल है जो एपी का फंडा लगाओ मत, सीधे ही आंसर आ जाएगा। बट लॉजिक क्या कहता है कि अगर एपी चैप्टर है तो एपी के तरीके से ही करो। हाँ, एमसीक्यू पैटर्न है तो कैसे भी करो। ठीक है, इन सब देखो वेटेज पे डिपेंड करता है बेटा। अगर वेटेज अच्छा है तो फिर कॉन्सेप्ट लगा के करना है, फिर डायरेक्ट नहीं करना है। और वेटेज अगर कम ज्यादा है तो फिर अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 140, 140, 160, 140, 300, 420, 520, 520 और 80, 600, 660 और 40 टोटल हो गए आपके 700। जोड़ लें। ठीक है चलो, तो आज इतना ही करेंगे, बाकी सवाल कल। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू अस। नाइस डे, कीप लर्निंग एंड बाय।